लालटेन की रोशनी के आगे आलोक जी सहरसा में कमल खिला पाएंगे? गारंटेड है। लालटेन तो लोग भूल गया, अब लालटेन है क्या? लालटेन तो 15 साल के शासन में था कि किरासन तेल के लिए लोग परेशान रहा था कि लालटेन जलाएंगे रोशनी के लिए। अब तो इस 15 साल में लोग भूल गया, अब तो किरासन तेल का भी काम नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बात बताई कि ड्रेनेज की बात कहें। ड्रेनेज बहुत बड़ी समस्या है। टक्कर यहाँ राजद से है और राजद से टक्कर है। चुनाव में बिना टक्कर का चुनाव होता है क्या? चुनाव तो टक्कर पर ही लड़ना। काम करने के लिए जब तक जनप्रतिनिधि नहीं लगेगा, आगे आकर के टेबल नहीं जाएगा, तब तक काम नहीं का। ओवर ब्रिज का जो मापदंड है वो सहरसा शहर के आधा को तोड़ देना पड़ेगा, तब उस पर बन सकता है। काहे कि उसको जितना ढाल चाहिए वो वहाँ नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। कोसी टाइम्स की चुनावी यात्रा के दौरान हम सहरसा विधानसभा पहुंच चुके हैं। इससे एनडीए के उम्मीदवार हैं डॉक्टर आलोक रंजन जी। हम उनसे खास बातचीत करते हैं। कोसी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, चुनाव का कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? देखिए, चुनाव का कैंपेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। हमको लगता है कि जितना हम चुनाव लड़ रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव का दौर तो चल ही रहा है और हम ये जानना चाहेंगे कि जो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पूरे जनता के बीच ये मन बना हुआ है कि हमको एनडीए की सरकार लाना है। आप सहरसा विधानसभा से हैं। अगर सहरसा विधानसभा के भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह बाढ़ ग्रसित इलाका है और सहरसा में हम लगातार घूम रहे हैं और लोगों से उनकी राय भी जान रहे हैं। लोगों का एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि 15 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, या आपकी भाषा में अगर हम कहें तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन सहरसा की अगर हम बात करें तो मूलभूत जो समस्या है वो बंगाली बाज़ार का ओवरब्रिज है और दूसरा जल जमाव की समस्या है। इस पर आप कैसे निजात पाएंगे और लोगों को आपकी तरफ से क्या जवाब होगा? हमने कहा है जनता को, कई माध्यम से हम अपनी बात को रखें कि यह जो 5 साल का कार्यकाल होगा सहरसा का, ये स्वर्णिम काल होगा। और इस 5 साल में यहाँ की जनता को, हम ये नहीं कहते हैं कि सभी समस्या को हम समाप्त कर देंगे। हम ये कहेंगे सभी समस्या को समाप्त कर देंगे तो ये एक प्रकार का जुमला हो जाएगा। समस्याएं अनंत हैं, लेकिन जो मूल समस्याएं, आपने ओवरब्रिज की बात की, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। इस ओवरब्रिज को बनाने का, शुरू करवाने का प्रयास हम 2010 में एमएलए बनने के बाद शुरू किए। और जब हम इसमें शुरू किए तो हम इसके लिए ये कहाँ रुका हुआ है इसका पता लगाए। हम ये नहीं किए कि उस जनता को बैठा करके, धरना पर बैठा करके, 50 जनता को बैठा करके और सीधा जो है सो पत्र लेकर के जा करके यहाँ के स्टेशन मास्टर को दे आए, या एगो पत्र यहाँ के डीआरएम को भेज दिए, एगो मंत्री को भेज दिए। ऐसा हम नहीं किए। हम पता लगाने का प्रयास किए कि ये कहाँ फंसा हुआ है, क्यों नहीं बन रहा है। उस समय में केंद्र की यूपीए की सरकार थी, डबल इंजन नहीं थी। हम लोग जब एमएलए बने थे, सिंगल इंजन हम लोग थे। और ऐसी सरकार थी जो कि हम लोगों को जो है सो कोई मदद नहीं करता था। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, उस पर अभी हम बाद में आएंगे। लेकिन जब हम इसका पता लगाना शुरू किए तो पता लगा इरकॉन कंपनी को दे दिया गया है काम, ओवरब्रिज का सब चीज़ हो गया फाइनल। इरकॉन कंपनी को जब हम पूछे तो इरकॉन कंपनी कहा कि काम तो दे दिया है, लेकिन उस काम से क्या होगा, वो काम ही नहीं हो सकता वहाँ। काहे नहीं होगा भाई, आप काम भी ले लिए, कहते नहीं होगा। तो उन्होंने बताया, बड़ा विस्तार से हमको अपने ऑफिस में बुलाया, उसके जीएम थे, और हमको बताया कि विधायक जी, आपके यहाँ बहुत बड़ा समस्या है कि जो एनएच है शहर में, उस एनएच से शहर से गुजर रही है और एनएच पर बनना है ओवरब्रिज को। तो एनएच का, ओवरब्रिज का जो मापदंड है वो सहरसा शहर के आधा को तोड़ देना पड़ेगा, तब उस पर बन सकता है। काहे कि उसको जितना ढाल चाहिए वो वहाँ नहीं मिलेगा, तो इसलिए नहीं हो सकता है वो काम। तो हम लोगों ने लिख के दे दिया। सरकार भी यूपीए की सरकार थी, उनको भी लगा कि इसी बहाने वो भी अपना एगो पत्र बिहार सरकार को दे दी कि भाई आप अतिक्रमण है, आपके यहाँ अतिक्रमण तोड़वा दीजिए, हमारा ये जो नक्शा है उस आधार पर अतिक्रमण तोड़वा दीजिए, आपका ओवरब्रिज बन जाएगा, जो संभव नहीं था। इसलिए
कंपनी भी समझ गई कि ये ओवरब्रिज बनने वाला नहीं है, लेकिन मेरे बनने के बाद हम उसके पीछे लगे और पर जब गए उसके पास, उसी के अफसर ने हमको सलाह दिया, बताया कि आप यदि सही में चाहते हैं ओवरब्रिज बनना तो आपको इससे NH को निकालना पड़ेगा। मैं वहाँ से आया, मुख्यमंत्री जी से मिला, नंदकिशोर यादव जी से मिला और हम लोग के पथ निर्माण मंत्री थे और हम उनसे आग्रह किया, वो जो हम एक प्रश्न ला रहे हैं विधानसभा में, आप इस सहरसा NH जो बीच से गुजरा हुआ इसको बाईपास बना दीजिए। और उन्होंने, हम धन्यवाद देते हैं अपने मुख्यमंत्री अपने नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री को कि दोनों ने जब प्रश्न आया मेरा विधानसभा में तो स्वीकृत किए और कहे हाँ ये सही समस्या है, सहरसा का NH वहाँ होना चाहिए, बीच शहर से NH नहीं जाना चाहिए, इसलिए सहरसा को बाईपास मिले और बाईपास स्वीकृत हुआ। आज इसका परिणाम है, आपको पता है कि अभी पर्री के पास जो राइस मिल है वहाँ से लेकर के पटवाहा तक का एक बाईपास बन रहा है। आधा से ज़्यादा हमको लगता है कि 80% ज़मीन भी अधिग्रहण हो चुका है और हमको लगता है उस दिशा में बहुत जल्द काम भी शुरू होने वाला है। और उसमें आपको एक बात और जानकारी दे दें कि उसमें भी एक ओवरब्रिज बनेगा, क्योंकि वो सहरसा शहर के बीचों बीच रेल गुजरती है, तो स्वाभाविक है जहाँ रेल गुजरेगी वहाँ एक बड़ा ओवरब्रिज बनेगा। तो एक ओवरब्रिज को तो मैंने उसी समय में सैंक्शन करा दिया था। अब रही बात दूसरी, इसके बाद वो उसका नियम है कि 2 साल 3 साल लगता है, वो पथ निर्माण को वो सड़क ट्रांसफ़र हो जाता है, वो पथ निर्माण को ट्रांसफ़र हुआ। इसके बाद आप देखे होइएगा, इसी के कारण से जो पर्री से लेकर के और पटवाहा तक का जो सड़क है, चूँकि NH से निकला था और उसको PWD में आया तो टेक्निकल कारण से लेट हुआ उसके DPR बनाने में, उस सड़क का निर्माण में अभी भी निर्माणाधीन है, अभी भी काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। तो अब वो PWD हो गया। अब इसके बाद उसका सारा DPR बनाना था, उसके पीछे लगना था। आपको हम बताते हैं, कोई भी काम करने के लिए जब तक जनप्रतिनिधि नहीं लगेगा, आगे आकर के टेबल नहीं जाएगा, तब तक काम नहीं होता है। काम बिल्कुल यदि आप, इसीलिए ना हमको जनता बनाती है कि हम जाएंगे, लगेंगे, तब वो काम होगा। सब जनता कहे जो हम ही लग जाएंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए जनप्रतिनिधि होता है। तो अभी जो 5 साल जनप्रतिनिधि सहरसा के रहे, आप उनको देख लीजिए, एक भी काम उनके कार्यकाल में यदि वो प्रयास किए रहते तो आपको, इसी कारण से उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं दिया चुनाव, तो इसलिए सहरसा पीछे हो गया। उन सारी योजनाएं को नहीं क्रियान्वित करा सके जो काम हम अधूरा छोड़ करके आए थे। हम तो इसके बावजूद नहीं भी थे विधायक, इसके बावजूद भी हम प्रयास करते रहे, बहुत कुछ काम को आगे बढ़ाने का कोशिश किए। जब हमारी सरकार दोबारा NDA की बिहार में बनी तब, चूँकि उस बीच में हम लोग का गठबंधन टूट गया था और महागठबंधन की सरकार करीब 5 बीच के कालखंड में हो गया था, इसलिए आपने बहुत बड़ी बात बताई कि ड्रेनेज की बात कहे। ड्रेनेज बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब सेवा यात्रा में सहरसा आए थे और हमारे आवास पर आए तो हमने उनसे आग्रह किया कि भाई सर हमको आप जो है सो यहाँ मदद करिए, हमारे यहाँ ड्रेनेज नहीं। और उन्होंने हमें कहा कि हम पटना जब इस यात्रा से वापस लौटेंगे, आप मेरे पास एक आवेदन लेके आइएगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसी प्रकार से जब हम लेके गए उनके पास, तुरंत वो नगर विकास मंत्री को दिए, अपने आप का भेजे पेपर को, और उसमें काम शुरू करवाए। इसके बाद कुछ रुकावट आया, हमारे उस समय में प्रेम जी थे नगर विकास मंत्री, उनसे मैं आग्रह किया और प्रेम जी ने सहरसा को ड्रेनेज से अलॉट कर दिया। ड्रेनेज अलॉट होने के बाद फिर काम जो है सो आगे रुका हुआ था। फिर हमने विधानसभा में एक घुमा करके दूसरा प्रश्न लगाए। उस समय में तत्कालीन जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हो चुके थे और सम्राट चौधरी जी नगर विकास मंत्री थे। सौभाग्य से आज दोनों लोग हम लोग के NDA गठबंधन में हैं। जीतन राम मांझी जी सहरसा के प्रभारी मंत्री भी थे। जब हम उस प्रश्न आया तो मंत्री ने अपना दिया, जहाँ ठीक है हम लोग के पास प्रस्ताव है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम तभी वहाँ पर वहीं पर खड़ा होकर के उनसे आग्रह किए कि माननीय मंत्री जी, आप तो हमारे प्रभारी मंत्री जी रहे हैं, और जब आप प्रभारी मंत्री रह करके आप जानते हैं, आप कहते थे कि नहीं इस काम को आगे बढ़ाइए आलोक जी, आज तो आप हमारे बिहार के मुखिया हैं, तो आज तो आपको इस पर विचार नहीं करना चाहिए, आपको ऑर्डर करना चाहिए कि इस काम को इतना दिन के अंदर करो। और उन्होंने तुरंत मेरे आग्रह को स्वीकार किया और अपने माननीय सम्राट चौधरी जी को कहे कि इस पर इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाइए आप। और सम्राट चौधरी जी ने उसमें फिर मुझे सहयोग किया और उसके DPR बनाने के लिए बुडको को उन्होंने दिया।
बुडको डीपीआर बनाया। लगभग उस समय में तो 377 करोड़ का डीपीआर था, अब वो बढ़ कर के 450 करोड़ से ऊपर का हो गया। इसके बावजूद जब हम लोग जो यहाँ पर सहरसा आए, हमारी गठबंधन टूट चुकी थी। हमने एक प्रयास किया सहरसा के लिए, हमको लोग कहा कि उस समय में हमारी केंद्र की सरकार आ चुकी थी और हमको लोगों ने हम देख रहे थे कि यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है। हम भी एक आवेदन लेकर के अपने माननीय मंत्री के पास चले गए, वेंकैया नायडू जी उस समय जो अभी के उपराष्ट्रपति हैं, उनके पास हम पहुँच गए आवेदन लेकर के। और आवेदन लेकर के जो हमको स्मार्ट सिटी दे, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कोई बात झूठ नहीं बोलता हूँ, सारा चीज़ का मेरे पास डॉक्यूमेंट है। यदि आप देखना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। मैं मिला उनसे, वो हमको बोले जो तुम्हारे यहाँ क्या है, नगर निगम है, नगर परिषद है। मैंने कहा कि वो नगर परिषद, कल के नगर परिषद को स्मार्ट सिटी नहीं होगा। आलो ठीक है, ऐसा करो, जब ये यहाँ आ गया तो इसका पेपर ले लो और सहरसा को अमृत सिटी बना दो। अमृत सिटी उससे नीचे का दर्जा था कि उस छोटे टाउन को अमृत सिटी बनाया जाएगा। अमृत मतलब अटल मिशन करके एक पूरा उसका फुल फॉर्म नाम होता है। और उस माध्यम से उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। गरीब के लिए आवास की योजना है, उसमें ड्रेनेज का काम को करना है और उसमें उस योजना में सरकार को प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का राशि जो है सो उसको देने का एक प्रावधान है। सहरसा में उसके लिए यहाँ पर आया, आज अमृत सिटी का पास होकर के आया। यहाँ के पदाधिकारी ट्रेनिंग लेने गए जिसमें क्या क्या काम होगा और वो सब करके आए। इसके बाद उसमें काम शुरू हुआ। आज उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि सहरसा में आपको जल वाला जो टंकी है उसमें भी उसको भी जो है सो हर जगह उसका भी उद्घाटन हुआ, उसमें भी सब जगह पानी पहुंचाने का काम किया गया। और ड्रेनेज में भी शुरू हुआ, 34 करोड़ या 38 करोड़ के लागत से ड्रेनेज का भी बड़ा नाला का काम शुरू हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि आप अब जो है, हम नहीं कहते हैं कि जल जमाव हर जगह। जल जमाव कैसे, जो 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें 34 करोड़ से क्या होगा, उसमें भी 34 करोड़ में हमको लगता है ज़्यादा 15-20 करोड़ का अभी काम हुआ होगा। होता है क्या कि जब कोई काम हम पहले भी आपको बताए, काम आप करिएगा ना तो जनप्रतिनिधि को सचर रहना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। पैसा भी मान लिए यदि रुका हुआ है तो आपको सचिवालय जा करके मंत्री से मिल करके पैसा को रिलीज करवाना पड़ता है। ये हम प्रैक्टिकल बात आपको बता रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो, तो इस काम के लिए जनप्रतिनिधि होता है, वही माध्यम है। और जब आप कुछ नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है इससे, तो निश्चित रूप से आपको जो है सो वो काम नहीं होगा। तो ये चीज़ का जो अभाव हुआ इस 5 वर्ष में सहरसा की जनता को, इसी कारण से जो काम स्वीकृत भी किया गया था उस काम को पूर्ण नहीं कराया गया या उसको ठीक से उसका क्रियान्वित नहीं हो सका। तो मुझे इसलिए पूरा विश्वास है कि हम चुनाव में आए हैं, पार्टी ने हम पर विश्वास व्यक्त किया। मैं पिछले चुनाव में हार गया था, कोई ऐसा भी नहीं है कि चुनाव हार गया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने हम पर पुनः विश्वास किया और पार्टी ने हमको कहा कि नहीं हमारे, और मैं 5 साल सहरसा के जनता के बीच रहने का काम किया और चुनाव हारने 64,000 जनता सहरसा की हमको वोट दी और मैं 64,000 जनता के वोट देने के कारण मुझे लगा कि जिस जनता ने हमको इतना विश्वास किया, यदि हम आज घर में सो जाएं और अंतिम काल में टिकट लेने जाए, ये न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं 5 साल जनता के बीच रहने का काम किया है, पार्टी का सेवा किया, पार्टी के कार्यक्रम जनता का सेवा किया और उसी का परिणाम है कि मुझे आज पुनः मौका मिला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमको जो है सो इस 5 वर्षीय में हम जो है इस काम को कराने में सफल हो जाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए भी कि चूँकि केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार इतनी इच्छा शक्ति मजबूत है कि वो कोई भी यदि उसके पास कोई भी काम जाएगा तो खर्च करने में एक केंद्र की सरकार को सोचने का नौबत नहीं आता है। उनको लगता है कि इस काम को करना चाहिए। और बिहार की सरकार जो, ये भी विकास की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी भी विकास के पर्यायवाची हैं। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है यदि हम उसमें लग जाएंगे तो आने वाले समय में जो मूलभूत समस्या है उस काम को तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ा करके चालू ज़रूर करा देंगे। हम नहीं जानते हैं कि 5 वर्ष में वो कंप्लीट करा देंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि एक सहरसा को एक हद तक उसके विकास को पहुँचाने में हम पूर्ण रूप से सफल होंगे, ये मेरा विश्वास करता है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, सहरसा विधानसभा में आपके एनडीए के साथी अलग होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हम किशोर कुमार मुन्ना जी की बात करना चाहते हैं, और जो आपके विपक्षी हैं महागठबंधन से यहाँ लवली आनंद है, आप खुद को किनसे टक्कर मानते हैं? देखिए, किशोर मुन्ना जी की बात जो आप कर रहे हैं वो तो कहीं टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर की बात नहीं, और वो कोई टक्कर देने के लिए मेरे साथ खड़ा भी नहीं हुआ। वो तो एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है कि कैसे यहाँ पर राजद के प्रत्याशी जीतें, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं।
और इस प्रयास के लिए यदि वो डायरेक्ट रहते तो उनको लगता कि हमको लोग कहेगा कि ये देखिए अभी चले गए राजद के प्रत्याशी को मदद करने के लिए, इसलिए वो खड़ा हुए। उनका यही प्रयास है कि कैसे जाकर के एनडीए के वोट को हम तोड़ करके, यदि हम कुछ 2-4 हज़ार वोट ले आएंगे तो एनडीए इससे राजद को मदद हो जाएगा। इसलिए हम उनका कोई कहीं टक्कर नहीं मानते हैं, कोई टक्कर उक्कर नहीं है। वो सिर्फ राजद को जिताने के लिए हम लोगों के बीच आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए कोई टक्कर नहीं, टक्कर यहाँ राजद से है और राजद से टक्कर है। चुनाव में बिना टक्कर का चुनाव होता है क्या? चुनाव तो टक्कर पर ही लड़ना पड़ता है और कोई टक्कर नहीं है। जनता के बीच कोई किसी का टक्कर नहीं है, आप जान लीजिए। लालटेन की रोशनी के आगे आलोक जी सहरसा में कमल खिला पाएंगे? गारंटेड है। लालटेन तो लोग भूल गया, अब लालटेन है क्या? लालटेन तो 15 साल के शासन में था कि किरासन तेल के लिए लोग परेशान रहता कि लालटेन जलाएंगे रोशनी के लिए। अब तो इस 15 साल में लोग भूल गया, अब तो किरासन तेल का भी काम नहीं पड़ता है। हमारी सरकार आई, नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आज एक एक घर को बिजली पहुंचा करके लालटेन युग समाप्त कर दिए। सहरसा में देखना यह होगा कि क्या आलोक जी कमल खिला पाते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे नेताजी कहिए। यह है कोसी टाइम्स, रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।